सुनो कहानी में मैं बसंत गोयल आज आपको अपनी एक और कहानी जिसका शीर्षक है बेरोज़गार सुनाने जा रहा हूँ। क्या अभी तक तुम बेरोज़गार हो? एक पुराने मित्र द्वारा अचानक पूछ लिए जाने के बाद पंकज का मन अंदर तक व्यथित हो उठा। क्या करे क्या न करे कुछ समझ नहीं पड़ता। न जाने कब से यह बेरोज़गार शब्द उसके पीछे हाथ धोकर पड़ा है। उसके साथ वाले सब के सब कहीं न कहीं सेट हो गए थे। हालांकि उसमें भी कोई कमी ना थी। पढ़ा लिखा था, साथ ही समझदार भी, पर किस्मत से कौन लड़े। कांटों के समान चुभता था जब कोई उसे बेरोज़गार कहता था। मित्र तो मित्र, रिश्तेदार भी गाए बेगाहे ताना मार ही देते थे। किसी काम का नहीं, छुट्टे सांड की तरह घूमता रहता है दिन भर, कुछ नहीं होगा इससे। खैर, मित्र को किसी तरह टालकर चहलकदमी करते हुए पंकज पार्क तक आ पहुंचा। मन दुखी होने के कारण शरीर भी थका थका लगने लगा। पास पड़ी एक बेंच पर बैठ गया जहां पहले से एक बुजुर्ग भी बैठे हुए थे। बुजुर्ग को देख पंकज को अपने दादाजी का स्मरण हो आया। दादाजी कहा करते थे, कभी कोई परेशानी हो, कहीं से कोई रास्ता दिखाई ना दे, जीवन में उलझन ही उलझन हो, आशा की एक भी किरण दूर दूर तक दिखाई ना दे, तो किसी बुजुर्ग के पास बैठना, उनसे बातें करना, अपनी परेशानी साझा करना, सलाह मांगना, तो कोई ना कोई हल ज़रूर निकलेगा। वे जीवन भर के अपने अनुभव एवं ज्ञान से कोई ना कोई रास्ता ज़रूर बताएंगे। तत्पश्चात पंकज ने उनसे बातचीत प्रारंभ की। बातों का सिलसिला आगे बढ़ा। पंकज से बातें कर बुजुर्ग को भी अच्छा लगा। आज की युवा पीढ़ी के मन में बड़ों के प्रति इतना आदर भाव एवं सम्मान है। बुजुर्ग ने कहा, बेटा, बातचीत से पढ़े लिखे लगते हो, काम क्या करते हो? पंकज ने कहा, दादाजी, पढ़ा लिखा जरूर हूँ, पर दुर्भाग्य से अभी तक बेरोजगार हूँ। लोगों के ताने सुन सुन परेशान हूँ। जीवन में निराशा ही निराशा है। क्या सारी जिंदगी यूं ही चली जाएगी? बुजुर्ग ने कहा, बेटा, निराश नहीं होते, भरोसा रखो। रास्ता मुश्किल है पर हासिल है। जब तक कोई रोजगार ना मिले तब तक अपने आप को साबित करने के लिए कुछ और करो तथा अपनी उपयोगिता सिद्ध करो। क्या करूं दादाजी, मेरी तो समझ में कुछ भी नहीं आता। आप ही कुछ सुझाइए, कोई रास्ता बताइए। बुजुर्ग सोच में पड़ गए। उन दोनों के बीच कुछ पलों तक खामोशी छाई रही। वहाँ पास ही छोटे छोटे बच्चे भी खेल रहे थे, जो अगल बगल की झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब बच्चे थे और अच्छी खासी संख्या में भी थे। उन बच्चों की ओर इशारा कर बुजुर्ग ने पंकज से कहा, बेटा, ये सारे बच्चे अशिक्षित हैं। साफ सफाई और अनुशासन इनके जीवन में दूर दूर तक नहीं है। दिन भर शैतानी करते हैं, उठा पटक में लगे रहते हैं। जरा कल्पना करो, आगे चलकर इनका भविष्य क्या होगा। इनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए तुम इनको संगठित करो, इन्हें शिक्षित बनाओ, जीने का सलीका सिखाओ, अनुशासित बनाओ, ताकि ये भी एक नया सवेरा देख सके। जब इनके जीवन में प्रकाश आएगा तब तुम्हारे जीवन में छाया अंधेरा भी छंट जाएगा। इन सब कार्यों से तुम्हारा मन भी लगेगा और तुम अपनी उपयोगिता भी सिद्ध कर पाओगे। और फिर ऊपर वाला भी इतना निष्ठुर नहीं है कि तुम्हारे इस पवित्र कार्य में तुम्हारा साथ ना दे। पंकज को बुजुर्ग की यह सलाह बहुत अच्छी लगी। उसने उनके चरण स्पर्श कर एक नई शुरुआत हेतु उनका आशीर्वाद मांगा। बुजुर्ग ने उसके सर पर हाथ रख कर कहा, बेटा, अपना प्रयास करते रहना। ऊपर वाला कब कौन सा रास्ता खोल दे कोई नहीं जानता। एक बात याद रखना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बादल चाहे कितने ही काले पीले घने हों, सूर्य उन्हें
चीर कर बाहर निकल ही जाता है। इतना कह बुजुर्ग चले गए। अगले दिन से इन सारे बच्चों के भविष्य पर छाई अमावस की काली रात को पूर्णमासी के चंद्र में बदलने का संकल्प ले पंकज घर आ गया। दूसरे दिन भोर की पहली किरण के साथ पंकज पार्क आ पहुंचा। आज भी कुछ बच्चे वहां खेल रहे थे। उसने सारे बच्चों को इकट्ठा कर पढ़ने के लिए प्रेरित किया, शिक्षा के महत्व को समझाया, दुनियावी दौड़ में बने रहने के लिए शिक्षित होना कितना ज़रूरी है ये भी बताया। नियमित रूप से रोज़ बच्चों को समय पर आने को कहा। पढ़ाई का अब एक नया सिलसिला शुरू हो गया। उनमें से कुछ बच्चे पढ़ते और कुछ भाग जाते। भागते बच्चों को देख बाकी बच्चे भी भागने लगते। वह बार बार उन्हें पकड़ पकड़ कर लाता और पढ़ने हेतु बैठाता। पंकज को लगता यह कार्य भी इतना सरल नहीं है, पर करना तो है। घर से वह जब भी निकलता तो पीछे से आवाज़ें आती, मास्टर जी गधों को घोड़ा बनाने जा रहे हैं। पिताजी कहते, इसे पढ़ाने के लिए अपने जीवन भर की जमा पूंजी मैंने खर्च कर दी और साहब हैं कि रोज़ सुबह बेगारी करने निकल जाते हैं। इस तरह के व्यंग्य बाण उसे चुभते बहुत थे, पर वह एक पढ़ा लिखा समझदार युवक है। वह जानता है कि बाधा तो हर कार्य में आती है, उससे घबराना क्या। इस डर से मैदान थोड़े ही छोड़ा जाता है, उसे कर्मवीर बनकर दिखाना है। पंकज अच्छी तरह जानता है कि ये सारे बच्चे भी गंदगी में पले बढ़े हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी अशिक्षित हैं। शिक्षा का प्रकाश इनमें तो क्या, इनके परिजनों में भी दूर दूर तक नहीं है। थोड़ा समय तो लगेगा, वह अपना प्रयास नहीं छोड़ेगा। कोई कुछ भी कहे, अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखेगा और आखिरकार अपनी कड़ी मेहनत और लगन के द्वारा पंकज ने बच्चों को अपने वश में कर ही लिया। उसकी समझदारी एवं मधुर व्यवहार ने बच्चों का दिल जीत लिया। धीरे धीरे समय बीत रहा था। बच्चे अच्छी तरह पढ़ाई भी कर रहे थे और समझदार भी बन रहे थे। उसी पार्क में शिक्षा सचिव त्रिपाठी जी भी नियमित रूप से टहलने आया करते थे। चूँकि वे शिक्षा विभाग से जुड़े थे, सो पंकज के इस भगीरथ प्रयास को बहुत गंभीरता से देखा करते थे। रामधुन सा बच्चों के पढ़ाई का स्वर जब गूंजता तो उनके कानों में अमृत सा घोल जाता था। सारे बच्चों को इतने अनुशासित तरीके से पढ़ते देख उनसे रहा नहीं गया और सारी बातें शिक्षा मंत्री को बताई। सारी बातें सुनकर मंत्री जी भी बच्चों एवं पंकज से मिलने हेतु अधीर हो उठे। आखिर क्यों न हो, वे स्वयं भी शिक्षा के प्रसार हेतु रात दिन एक किए रहते थे। उनकी सरकार नई नई नीतियां लागू कर जन जन तक शिक्षा का प्रकाश पहुंचाने के लिए कटिबद्ध थी। सो दूसरे दिन त्रिपाठी जी के साथ मंत्री जी भी पार्क आ पहुँचे। पंकज का तल्लीनता के साथ बच्चों को पढ़ाता देख उन्हें बहुत अच्छा लगा। उसे अपने पास बुलाकर उसके प्रयासों की भूरी भूरी प्रशंसा की। निस्वार्थ भाव से कार्य करने के लिए उसकी पीठ थपथपाई। त्रिपाठी जी से कहा, बच्चों को और अच्छी शिक्षा देने के लिए इनका दाखिला स्कूल में करवाया जाए, ताकि पूर्ण शिक्षा के साथ साथ इनका सर्वांगीण विकास हो सके। पर यह क्या, उन सारे बच्चों ने एक स्वर में स्कूल जाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, हम कहीं नहीं जाएंगे, हमें सिर्फ गुरुजी से ही पढ़ना है। तब मंत्री जी ने बच्चों से पूछा, क्यों भाई, गुरुजी से ही क्यों पढ़ना है? स्कूल में आपको और भी अच्छे अच्छे शिक्षक मिलेंगे, कायदे अनुसार पढ़ाई होगी, आपका पूर्ण विकास होगा। पर बच्चों ने ना कर दिया तथा कहा, गुरुजी ने हमारे पीछे बहुत मेहनत की है, एक एक बच्चे को पकड़ पकड़ कर अक्षर ज्ञान करवाया है, साफ सफाई के साथ
अनुशासन का बोध कराया है। हम इनको नहीं छोड़ सकते। पंकज ने भी स्कूल जाने हेतु बच्चों को बहुत समझाया, पर वे टस से मस नहीं हुए। एक ही जिद, आप पढ़ाएंगे तो ही हम पढ़ेंगे। अंत में बाल हठ देखकर मंत्री जी ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए त्रिपाठी जी को आदेश दिया, पंकज को 3 साल के अनुबंध पर पढ़ाने के लिए रखा जाए। जल्द ही सरकार के तरफ से शिक्षकों की बहाली होगी, तब इन्हें नियमित कर दिया जाए। यह सुन पंकज की आंखें भर आई। रूंधे गले से उसने मंत्री जी को धन्यवाद कहा। बुजुर्ग के सही मार्गदर्शन, अपनी मेहनत तथा ऊपर वाले की कृपा से बेरोजगारी का वह कलंक आज मिट गया, जिसका दंश न जाने वह कब से झेल रहा था। जाते जाते मंत्री जी को गुरु के प्रति बच्चों का प्यार एवं भक्ति देख उन्हें संत कबीर की कुछ पंक्ति याद आ गई और त्रिपाठी जी से कहा, सब धरती कागज करूं, लिखनी सब बनराय, 7 समुद्र की मसी करूं, गुण गुण लिखा न जाए। अर्थात सब पृथ्वी को कागज, सब जंगल को कलम, 7 समुद्र को स्याही बनाकर लिखने पर भी गुरु के गुण नहीं लिखे जा सकते। सुनकर त्रिपाठी जी भाव विह्वल हो गए। शायद उन्हें भी अपने गुरु की याद आ गई। मेरी यह कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।